वाले प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट ने लोगों से किए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो गवर्नमेंट है अगर वो जीती है ना, इलेक्शन जीत के, तो इसका मतलब जो आपके बिल्स हैं वो पहले हमने क्या समझा कि बिल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। मनी बिल में क्या होते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे पैसे से रिलेटेड जो भी मेंबर है जो बिल लाना चाह रहा है उसको इंट्रोड्यूस करेगा। पार्लियामेंट में सब लोग बैठे हैं दो, है ना, अब उसमें वो सबके सामने उसको रीड करेगा। हेलो, जय हिंद एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का केसरी बैच में, जहाँ पर आज हम लोग पॉलिटी का टाइप्स ऑफ बिल्स वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ बिल्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जिसमें से काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि जो बिल्स हैं ये कौन से बिल्स होते हैं। क्या ये आपके जो खाने के बाद बिल आता है रेस्टोरेंट का, शॉपिंग का बिल, ये वैसा कुछ होता है या कुछ डिफरेंट चीज़ है। बेसिक तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के मामले में बिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंपल प्रपोजल होते हैं किसी भी नए लॉ के। यानी कि अगर आपको कोई नया लॉ लेके आना है, ठीक है, तो उसके लिए जो आप ड्राफ्ट रेडी करते हो वो ड्राफ्ट ही आपका बिल कहलाता है। कि अगर मैं एक नया लॉ लेके आने वाली हूँ, सपोज कि मैरिज के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, कि मैरिज किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे रेगुलेट होंगी, कौन से लॉज लगेंगे उन पे, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो कितने ईयर्स की पनिशमेंट होगी, फाइन लगेगा नहीं लगेगा, वो सब चीज़ें जो होती हैं, अगर मैं वो एक ड्राफ्ट बना लूँ और फिर उसको पार्लियामेंट में लेके जाऊँ कि भाई मुझे ये लॉ लगवाना है, ये लॉ लागू करवाना है, तो इसका पहले सब चीज़ें चेक होंगी कि क्या मैटर सही है कि नहीं है, क्या मैंने कोई ओवर प्रोविजंस तो नहीं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज पनिशमेंट तो नहीं दे दी है, कोई चीज़ सही है या गलत है ना, तो वो होता है बिल। तो बिल्स क्या आते हैं, सिंपल प्रपोजल्स होते हैं नए लेजिस्लेशंस के लिए, नए लॉज के लिए। अब ये आप जब पार्लियामेंट में लेके जाते हो तो ये डिबेट के लिए लेके जाते हो। ठीक है, वहाँ पे इनके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशंस होती हैं, फिर उसको अप्रूवल मिलती है या हो सकता है कि रिजेक्शन भी मिले। उसके बाद जब बिल को सक्सेसफुली क्या मिलता है, अप्रूवल मिल जाता है, सारे स्टेजेस से वो पास हो जाता है, तब जाके वो क्या बनता है, लॉ बनता है। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से चीज़ जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स इन इंडियन पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट में कितने टाइप के बिल्स हैं। जो आपकी पार्लियामेंट्री बिल्स हैं वो आपके किन के बेसिस पे आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि किस तरीके से वो पास हो रहे हैं, उनका नेचर ऑफ कंटेंट क्या है, उनके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, क्या डेटा है उसके अंदर, सब कुछ। पर्सन हु इंट्रोड्यूस द बिल्स, कि कौन है जो उस बिल को लेके आ रहा है। तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि वो किस कास्ट का है, किस जेंडर का है, किस क्रीड का है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन हु इंट्रोड्यूस द बिल्स का सिंपल मतलब है कि क्या वो पब्लिक बिल है या वो प्राइवेट बिल है। यानी कि ये जो बिल अगर कोई मिनिस्टर लेके आता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट का बंदा लेके आता है, तो दैट इज अ पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये क्यों आते हैं, ज्यादातर पॉलिसीज बनाने, प्रोग्राम बनाने के लिए, उन वाले प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट ने लोगों से किए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो गवर्नमेंट है अगर वो जीती है ना, इलेक्शन जीत के सरकार जब बनी है, तो उसने अपने लोगों से कुछ वादे किए होंगे। ये वादा क्या होगा कि भाई मैं वुमेन सिक्योरिटी बहुत अच्छी कर दूंगा। ठीक है, वुमेन के लिए बहुत अच्छा एम्पावरमेंट या फिर कुछ भी चीज़ है, वुमेन के ऊपर कोई खास उनका एजेंडा था, उनके मैनिफेस्टो में, या उन्होंने कुछ अच्छा प्रॉमिस किया था अपनी जनता से, तो उसको लेके अब वो बिल लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और इसी बिल को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। इसके बहुत सारे जो है एग्जाम्पल हो सकते हैं, खासकर कह रहे हैं फ्यू एग्जाम्पल। जो गवर्नमेंट बिल आती है वो ज़्यादातर टैक्स से रिलेटेड होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड होते हैं, फॉरेन पॉलिसी से, और गवर्नमेंट की जो बाकी मैनिफेस्टो वाली पॉलिसीज थी इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा एक बिल होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट का मतलब होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है यहाँ पर, ये बिल वो है जो पार्लियामेंट का वो मेंबर लेकर आता है जो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, यानी अदर देन मिनिस्टर। तो यानी आप समझ लो कि अपोजिंग पार्टी हो गई या बाकी दूसरे लोग हो गए जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में, उनमें से कोई भी मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, है ना, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसमें से वो उनका पार्ट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्राइवेट मेंबर है, वो बिल लेके आया है। ये बिल जो है ये अलाउ करता है पार्लियामेंट में, और बाकी जो इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर जो हमारी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाए, तो उस पर बाकी लोग भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बाकी के कुछ गैप्स रह जाते हैं ना हमारी पॉलिसी मेकिंग में, लेजिस्लेशन गैप जिसको हम बोलते हैं, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं इनके थ्रू। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्स भी लेके आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई क्या, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट बिल होंगे वही पास होंगे। ज़्यादातर हो ईजी होता है गवर्नमेंट बिल को पास कराना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज तक कोई प्राइवेट बिल एक्ट बना ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बिल्स ऐसे हैं जो प्राइवेट मेंबर लेके आए थे लेकिन वो एक्ट बन गए हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं इसके, तो ये वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस लाइसेंसिंग बिल, मुस्लिम वक्फ बिल 1952, इंडियन मरीन इंश्योरेंस बिल, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट, हिंदू मैरिज, इंडियन पीनल कोड, सुप्रीम कोर्ट
एपिलिएट जुरिस्डिक्शन 1970, तो काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्स जो हैं ये सैलरी अनाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो काफ़ी ये सारे जो एक्ट बने हैं ना ये सब किसी प्राइवेट मेंबर ने ही इंट्रोड्यूस किए थे आपके पार्लियामेंट में। तो इसका मतलब जो आपके बिल्स हैं वो पहले हमने क्या समझा कि बिल्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। बिल्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्हें कौन प्रेजेंट कर रहा है 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो पब्लिक बिल होगा या फिर प्राइवेट बिल होगा, ठीक है। अगर वो पब्लिक बिल है इसका मतलब वो गवर्नमेंट का बिल है, गवर्नमेंट का बिल मतलब कि उसके कोई मिनिस्टर लेके आ रहा है, ठीक है। और प्राइवेट बिल है कि वो अदर देन मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर नहीं होगा, लोकसभा या राज्यसभा का कोई और मेंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिल्स प्राइवेट और पब्लिक 2 हो सकते हैं, दोनों की डेफिनेशंस क्या होंगी। अब इसमें कोई भी लेजिस्लेशन हो सकती है ना, ये ज्यादातर अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए आते हैं और ये बाकी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है कंट्री के उनको एड्रेस करने के लिए लेके आते हैं। अब ये हो गई एक कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, बाकी जो बिल्स हैं इसके अलावा और भी टाइप्स के हो सकते हैं। अब मैं आपको और कैटेगरीज अच्छे से समझा रही हूँ, सुनना। जो बिल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है आपने, वो 4 कैटेगरीज में ब्रॉडली लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप लगा लो ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स। दूसरा आप मान सकते हो मनी बिल्स, देन फाइनेंशियल बिल्स, ठीक है, और लास्ट में आप ले लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनको एक बार जल्दी से ऊपर से पहले देखते हैं, ठीक है, ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑर्डिनरी, जैसे इसका नाम है कि ऑर्डिनरी मतलब कुछ सिंपल सी चीज होगी, है ना। तो ऑर्डिनरी बिल्स में कोई भी मैटर आ सकता है, ठीक है, एनी मैटर बट अदर देन, किसको छोड़ के, अदर देन जो मनी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सब कोई भी मैटर हो तो वो ऑर्डिनरी बिल कहलाता है, ठीक है बेटा। दूसरा है मनी बिल। मनी बिल में क्या होते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सारे पैसे से रिलेटेड मैटर होंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में भी अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो टैक्सेशन वाली बात हो, ठीक है, कोई नया टैक्स आप लेके आने वाले हो या फिर कोई पुराना टैक्स हटाने वाले हो तो वो एक मनी बिल बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि आप पब्लिक के अकाउंट से पैसा लेना चाहते हो। पब्लिक अकाउंट मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पर्सनल जो अकाउंट है SBI HDFC बैंक में, ये वाले अकाउंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अब आपको पता है कि भाई पब्लिक जो है, जो जनता है, वो गवर्नमेंट को कुछ टैक्स भरती है ना। अब वो गवर्नमेंट को टैक्स भरती है, क्यों भरती है वो गवर्नमेंट को टैक्स, कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी अच्छी करे, है ना, गवर्नमेंट आपको अच्छी फैसिलिटीज दे, क्लीन और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दे, है ना, वेल डेवलप्ड रोड दे, अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज दें, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सिक्योरिटी दे, सोशल सिक्योरिटी, है ना। तो इन चीज़ों के लिए, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दे, इन चीज़ों के लिए आप उनको टैक्स भरते हो। अब ये जो टैक्स मनी है ये गवर्नमेंट कहाँ यूटिलाइज कर रही है, क्या वो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज़ कर रही है, रेलवेज बनाने में यूज़ कर रही है, जॉब्स क्रिएट करने में यूज़ कर रही है, या फिर वो इनको वेस्ट कर रही है, अपने घर में AC लगाने के लिए यूज़ कर रही है, ठीक है, अपने बड़े बड़े घर बनाने के लिए यूज़ कर रही है, बाहर देशों में प्रॉपर्टी लेने के लिए यूज़ कर रही है। वो इस आपके टैक्स के पैसे का क्या कर रही है, ये आपका जानना अधिकार है। और दूसरी चीज़, वो इस टैक्स के पैसे को रखती कहाँ है, वो अपने सारे टैक्स के पैसे को एक तिजोरी में रख देती है, ठीक है, जिसको आप अभी के लिए समझ लो कि पब्लिक अकाउंट की एक तिजोरी बनाई हुई है। उस तिजोरी में गवर्नमेंट सारा का सारा आपका पैसा रख रही है, टैक्स वाला। अब उसमें से अगर उसे कोई भी पैसा निकालना पड़ेगा ना, कि भाई मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए ताकि मैं एक नई पॉलिसी ला रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ बनवाना है देश में, तो मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, ठीक है, मुझे पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है, तो उस एक्सपेंडिचर के लिए उसको एक बिल लाना होगा, मनी बिल, ठीक है। तो यहाँ पर ये मनी बिल सारा किससे डील कर रहा है, ये मनी बिल आपका डील कर रहा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर से, कि अगर आपको पब्लिक के अकाउंट से, वो जो अकाउंट मैंने अभी आपको समझाया, उसमें से अगर आपको पैसा लेना है तो मनी बिल लाना होगा, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल जो है ये भी सारे फाइनेंशियल मैटर्स से ही डील करता है। यहाँ पर भी क्या आता है, फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज़ ये है कि ये डिफरेंट होते हैं मनी बिल्स से, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स। यानी कि यहाँ पर आपने जो सुना कि भाई यहाँ पे मनी बिल में तो आ रहा था फाइनेंशियल मैटर, तो हाँ बिल्कुल आता है, यहाँ पे टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है, लेकिन इस वाले केस में ना तो टैक्स की बात होगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर की भी ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती। इसके अलावा और भी क्लोजेस होते हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई छोटी मोटी फाइन्स, पेनल्टीज, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ होंगी तो वो भी फाइनेंशियल मैटर में आएगा, ठीक है। लेकिन वो फाइन पेनल्टी वाली चीज़ें आप मनी बिल्स में नहीं देखोगे, मनी बिल्स में बड़े बड़े मैटर आते हैं सारे। तो ये भी फाइनेंशियल बिल भी एक फाइनेंशियल मैटर से ही डील कर रहा है, लेकिन मनी बिल से डिफरेंट होने चाहिए वो मैटर,
ठीक है। फिर लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या होता है, जब अब अगर आप कुछ अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हो, ठीक है, अमेंडमेंट्स कंसर्न्ड विद प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारे लॉज, राइट्स, है ना, कुछ आपकी ड्यूटीज, कुछ डीपीएसपी सरकार के लिए बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई है। अगर आप सरकार क्या चाहे कि भाई मैं उसमें से कोई चीज़ हटाना चाहता हूँ, मैं इसमें से एक राइट हटाना चाहती हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मैंने अधिकार दिया हुआ है, मेरे को हटाना है, मेरे को नहीं चाहिए कि लोग इतना ज़्यादा बोलें, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल दें, ये कर दें, तो उसको स्पीच एंड एक्सप्रेशन हटाना चाहती है सरकार, तो उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़खानी करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में से वो लाइन हटानी पड़ेगी। उसको हटाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल, जो मतलब जो भी अमेंडमेंट बिल होगा, उसको पास करना इतना आसान नहीं होता, उसको पास करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड नहीं हो सकता। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा कि भाई मुश्किल क्यों है इसको बदलना। ओके, अभी के लिए बिल जो है हमने क्या देखा कि बिल्स पहले तो दो टाइप्स के, सिंपल, कि कौन लेके आ रहा है उनके बेसिस पर, पब्लिक है या प्राइवेट है। पब्लिक है इसका मतलब गवर्नमेंट का बंदा लेके आ रहा है, यानी कोई मिनिस्टर लेके आ रहा है। प्राइवेट है यानी कि कोई मिनिस्टर के अलावा कोई बंदा लेके आ रहा है, और वो क्या है, कोई अच्छा लेजिस्लेशन जो है या फिर किसी इशू को एड्रेस करने आ रहा है। ठीक है, दूसरे होते हैं बिल्स, वो जो ऑर्डिनरी हो सकता है, मनी हो सकता है, फाइनेंशियल और सीएबी। ये ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके अंदर क्या कंटेंट भरा हुआ है। ऑर्डिनरी के अंदर कोई भी मैटर आ सकता है, फाइनेंशियल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन उसके अंदर। ठीक है, तो फिर मैम इसमें क्या आएगा, इसमें आप बेटा मैरिज ले सकते हो। ठीक है, मैरिज वाले बिल्स हो गए, या उसके अलावा कोई भी और बहुत सारे बिल्स होते हैं, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्पल्स के साथ समझना। मनी बिल में क्या आएगा, जिसमें टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई बात लिखी हो। फाइनेंशियल में क्या आएगा, जो फाइनेंशियल मैटर तो है लेकिन मनी बिल से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या आएगा कि आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना चाह रहे हो। ठीक है, ये हो गई आपकी 4 कैटेगरीज। अब हम समझते हैं डीप में कि भाई ये क्या चीज़ है, ऑर्डिनरी बिल्स क्या है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऑर्डिनरी बिल जो है वो सिंपल सी एक चीज़ है कि जिसके अंदर आप बहुत सारे लेजिस्लेटिव मैटर्स को इंक्लूड करते हो, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, सोशल रिफॉर्म्स हो गए, है ना। जैसे कि आप मान लो कि भाई कोई प्रथा चलती आ रही है हमारी कंट्री में, जैसे आपको याद हो पहले सती प्रथा थी। ठीक है, अभी आप मान के चलो भाई, अज्यूम कर रहे हैं हम कि अभी भी ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा खराब सी कोई रिलीजियस एक्टिविटी चल रही है ना, तो जिससे क्या हो रहा है, कंट्री पे बुरा असर पड़ रहा है या जो चीज़ सही नहीं है, तो उसको लाने के लिए हम कोई सोशल रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, ऑर्डिनरी बिल बन जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स के लिए कि भाई कोई काम कैसे चलता है उसको बदलने के लिए, कि अब से ऐसे काम नहीं होगा, अब से ऐसे होगा काम, प्रोसीजर चेंज करना हो, तो ये सब एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस का पार्ट है। तो इसको हम कहेंगे कि ऑर्डिनरी काम है, ये तो ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा। हर बिल जो है उसको पास होने के लिए 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। स्टैट्यूट बुक क्या है यहाँ पे, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, ठीक है, उसमें हिस्सा लेने के लिए लॉ बुक। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लॉ बुक में अगर अपनी जगह बनानी है तो उसको 5 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। और वो 5 स्टेजेस कौन सी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5 स्टेजेस थ्रू विच अ बिल हैज टू पास टू बिकम अ लॉ। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि सबसे पहले तो भाई आप इंट्रोड्यूस कर दो, पहला काम तो यही है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डिस्कशन, कि उस पर डिस्कस होगा, तो डिस्कशन। ठीक है, तीसरी स्टेज क्या होगी, तीसरी स्टेज होगी पैसेज, कि उसको पास करवाना, येस और नो। फिर ये जो बिल आपने बनाया है ये जाएगा इन द सेकेंड हाउस। ठीक है, इन द सेकेंड हाउस। हम ये किसकी बातें कर रहे हैं, हम ये सारी बातें कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल की हम बातें कर रहे हैं सारी। ठीक है, इसके 5 स्टेजेस जो हैं हम वो पढ़ रहे हैं। फिर ये सेकेंड हाउस में जाएगा, सेकेंड हाउस ने भी अगर पास कर दिया फिर ये कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर द एसेंट। ठीक है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट अपना साइन इस पे करेंगे। अब बीच में आपको 2 चीज़ें और समझनी है कि ये जो डिस्कशन वाली स्टेज है यहाँ पर भी 3 चीज़ें चलती हैं। डिस्कशन में क्या 3 चीज़ें चलती हैं, पहली चीज़ होती है जिसको आप बोलते हो जनरल डिस्कशन, कि भाई जनरल उसके पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, जनरल डिस्कशन, जनरल उसमें क्या क्या है उसके चीज़ें मोटे मोटा उसको ऊपर से पढ़ लिया। ठीक है, दूसरा होता है कमेटी स्टेज, की कमेटी बनानी पड़ी है इसके लिए, कोई हमने 4-5 बंदों का ग्रुप बना दिया है कि भाई पार्लियामेंट में ये 4 बंदे बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं, या फिर काफ़ी इनको टाइम दे दिया कि आप इस पर रिसर्च करो, इस बिल पे क्या इसके प्रोविजन सही है कि नहीं, क्या इसके अंदर इतनी ही सज़ा होनी चाहिए, पनिशमेंट का कोई क्लॉज ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, पनिशमेंट बढ़ानी है, घटानी है, कोई टैक्स कोई फाइन लगा देना चाहिए इसकी पनिशमेंट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी कमेटी स्टेज में। कमेटी इसको अच्छे से एक कोने में बैठ के डिस्कस करेगी, इस पर रिसर्च करेगी और फिर लाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, किसको, पार्लियामेंट को सबमिट कर देगी। ठीक है, तीसरी स्टेज होती है कंसिडरेशन स्टेज। ठीक है, कि भाई कंसिडर कर लो,
दोबारा से एक बार सब के सब देख लो, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, पूरा हाउस बैठेगा और वो अच्छे से देखेगा कि क्या है बिल में, क्या क्या लिखा है, ठीक है, ये सब होता है। तो अब अगर मैं आपको दोबारा से एक बार इसको रिकॉल कराऊं तो 5 स्टेजेस जो हैं आपके ऑर्डिनरी बिल को पास करवाने के लिए, सबसे पहले जो भी मेंबर है जो बिल लाना चाह रहा है उसको इंट्रोड्यूस करेगा, पार्लियामेंट में सब लोग बैठे हैं दो, है ना, अब उसमें वो सबके सामने उसको रीड करेगा, ठीक है, कि बिल का मेरा टाइटल क्या है, मेरा इसमें मेरा एम क्या है बिल लाने का, ठीक है, क्या किस चीज़ को एड्रेस कर रहा है आपका बिल, वो सब। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा सेशन, मतलब सेशन नहीं, नेक्स्ट जो आपकी सीटिंग होगी उसमें फिर वो डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, जनरल डिस्कशन होगी, सब लोग उसको अपने घर से पढ़ के आएंगे बिल को, फिर उसके बाद डिबेट करेंगे, ठीक है, कि किसको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या उसमें कुछ चेंज हमें करना चाहिए या बिल काम का है या नहीं है। फिर उसके बाद वो कमेटी बनाएंगे कि कमेटी बना देते हैं 4-5 लोगों की मिला के, फिर वो उस पर अच्छे से डिबेट डिस्कशन कर लें। फिर कंसिडरेशन, यानी कि अब पूरा हाउस जो कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, है ना, उस रिपोर्ट को पूरा हाउस बैठ के यहाँ पे बात करेगा, उसको समझेगा कि उसमें क्या क्या उन्होंने पॉइंट दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पैसेज होगा, पैसेज का मतलब है कि आईएस, आईएस का मतलब क्या होता है कि भाई सब लोग हाँ बोले तो आईएस, ठीक है, और एक होता है नोज, नोज का मतलब क्या होता है, नहीं भाई हाउस को पसंद आपका बिल नहीं आया, तो उसके लिए ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं ये ऐसा जोर से बोलते हैं, ठीक है। अगर वो स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन, उनसे वो पूछते हैं कि क्या आपको ये बिल पसंद आया, अगर वो बोलते हैं आईएस तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ जी वो पास हो गया है। नोज, नोज का मतलब क्या है कि नहीं हमें पसंद ही नहीं आया ये बिल, कैंसिल, रिजेक्ट, ठीक है। अगर आप मान लो कि आईएस हो गया, यानी कि वो क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, है ना, वो बिल एक्सेप्ट हो गया एक हाउस में। अब एक्सेप्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा, सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस में दोबारा से ये सब चीजें चलेगी, वहां पे बिल इंट्रोड्यूस होगा, डिस्कशन होगी, पैसेज होगा, ये तीनों चीजें वहां पे भी सेम चलेंगी सेकंड हाउस में। उसके बाद सेकंड हाउस ने भी अगर वो पास कर दिया तो वो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनकी एसेंट के लिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पर ये लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, बेटा ये ऑर्डिनरी बिल है, ये इधर हाउस में आ सकता है, यानी कि लोकसभा में भी आ सकता है या फिर राज्यसभा में भी आ सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी मेंबर कोई भी हाउस का कहाँ पर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अब पासिंग क्या है, अब वही जब सब चीजें यहाँ पर आपको लिखी हुई हैं, जब इसको एसेंट मिल जाती है बिल जो है वो लॉ बन जाता है। अब मैं उसके बीच में आपको कुछ अच्छे से एक चीज और समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज क्या है कि जब यहाँ पर डिस्कशन हो रही है ना, डिस्कशन के बाद यहाँ पर पैसेज स्टेज आ गई है, पैसेज कैसे होगा, ठीक है, पैसेज कैसे होता है, पैसेज होता है सिंपल मेजोरिटी से, क्योंकि एक ऑर्डिनरी बिल है तो यहाँ पर आपको किसकी जरूरत है, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो भी आपके लोग वहां पर बैठे हुए हैं उसमें से 50% से ज्यादा जो है उसको पास करेंगे, ठीक है, एग्री करेंगे उस पर, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी से पास, ठीक है, 50% ज्यादा लोग उसके फेवर में बोलेंगे तो जिससे वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो मेजोरिटी क्या होता है, ये होती है मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या मतलब हुआ कि अब आप मान लो कि भाई लोकसभा की बात कर रहे हो, लोकसभा में टोटल मेंबर है 543, लेकिन मुझे मतलब नहीं है कि 543 आए हैं कि नहीं, मान लो उस दिन हाउस के अंदर सिर्फ 300 लोग ही बैठे हुए हैं, सिर्फ 300 लोग बैठे हैं, तो मुझे मतलब है कि 300 और जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रेजेंट है, तो 300 प्रेजेंट है तो उसमें से वोटिंग कितनी आनी चाहिए, 150 प्लस आनी चाहिए, ठीक है, या फिर हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 150 प्लस अगर आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि आपका बिल पास हो गया। तो जो भी प्रेजेंट है उसमें से जिन्होंने आपके फेवर में वोट किया 50% ज्यादा, तो फिर आपका बिल पास है। अगर आप टोटल स्ट्रेंथ की बात करोगे तो वो सिंपल मेजोरिटी नहीं होती, वो अलग चीज है। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी में आपको सिंपल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो लोग आए हैं उस हाउस के अंदर उस दिन, ठीक है, उनमें से कितने लोगों ने उसको फेवर किया है वो मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड हाउस के पास जाएगा, अब ये है ना पैसेज कर दिया, पैसेज हो गया वन हाउस में, फर्स्ट हाउस में। अब ये फर्स्ट हाउस कोई भी मान लो, आप लोकसभा मान लो, राज्यसभा मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, सेकेंड हाउस में, इन सेकेंड हाउस जाना चाहिए पैसेज के बाद तो, है ना। अब ये सेकेंड हाउस में गया, अब सेकेंड हाउस क्या कर सकता है इस बिल के साथ, सेकेंड हाउस जो है या तो वो इसको यस बोल देगा कि हाँ पास कर दिया, अगर वो इसको पास कर देगा तो ये कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, है ना, प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे और इसको लॉ बना देंगे। या फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई ये मुझे चीज़ें कुछ सही नहीं लग रही, इसको आप ठीक करो। तो अगर वो रिकमेंड करेगा और दूसरे वाले हाउस ने उसकी बातें मान ली कि भाई ठीक है आप सही बोल रहे हो, हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए थी इसमें, तो उनके रिकमेंडेशंस को मान लिया गया, तो फिर वो पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट उसे बिल बना देंगे, सिंपल। अगर उनके रिकमेंडेशंस को नहीं माना, उनके रिकमेंडेशंस को
नहीं माना दूसरे हाउस ने कि नहीं नहीं हमें ये चेंजेस ना सही नहीं लग रहे, हमें तो हमारा ओरिजिनल वाला ही सही लग रहा है, हम तो नहीं कर रहे आपकी बात कहने पर चेंज, ठीक है, तो वो उसको नहीं मानते। अगर वो उसको नहीं मानते तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक, कि भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है। सेकेंड हाउस रिकमेंड कर रहा है और वो दूसरा हाउस मान नहीं रहा, दूसरा हाउस मान नहीं रहा, और वो मतलब दोनों के बीच में एक कंडीशन आ गई है कि दोनों सुलझा नहीं पा रहे हैं अपनी बातचीत को, ठीक है। नॉर्मल भी होता है ना हमारे घर में भी, है ना, भाई बहन दो हैं, ठीक है, एक पिंक कलर का ज्योमेट्री बॉक्स है, एक येलो कलर का ज्योमेट्री बॉक्स है। अब बहन जो है उसको तो पिंक ही चाहिए, दूसरी सिस्टर भी कह रही है कि उसे भी पिंक चाहिए, ठीक है, दोनों सिस्टर्स को पिंक चाहिए। ऐसे केस में क्या होगा, लड़ाई होगी। तो या तो मम्मी क्या करेगी, ज्योमेट्री लेके फेंक देगी, या फिर दोनों को पीट देंगी। तो डेडलॉक की कंडीशन में क्या होता है, अब यहाँ पे मम्मी कौन बनता है, यहाँ पे मम्मी है आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भाई आप नहीं कर पा रहे हो ना, नहीं सॉल्व हो रहा आपसे, तो आप एक काम करो, आप जॉइंट सेटिंग करो, ठीक है। डेडलॉक आ रहा है तो जॉइंट सेटिंग करो। जॉइंट सेटिंग का क्या मतलब है कि दोनों हाउस एक साथ बैठो, बातचीत करो एक दूसरे से, और फिर कोई सॉल्यूशन इसका निकाल के मुझे दो, ठीक है। तो जॉइंट सेटिंग होगी, और जॉइंट सेटिंग के बाद जो है आपका बिल क्या मतलब जो भी अभी अपना सॉल्यूशन निकालेंगे उसके बाद ये पास होगा, पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो आपके जो सेकंड हाउस में उसमें क्या क्या चीजें चल रही है, या तो वो प्रेसिडेंट उसे पास कर दें, और सॉरी सेकंड हाउस उसे पास कर दे, फिर प्रेसिडेंट उसे असेंट दे दें। दूसरा केस है कि रिकमेंडेशन दी हो, रिकमेंडेशन को भी वो मान जाए और फिर प्रेसिडेंट उसे पास कर दे, है ना। तीसरा केस है कि वो माने ही ना रिकमेंडेशन को, रिकमेंडेशन को नहीं मानेंगे तो डेडलॉक आएगा, और डेडलॉक आएगा तो जॉइंट सेटिंग करनी पड़ेगी। जॉइंट सेटिंग के बाद उसे पास मान लिया जाएगा, प्रेसिडेंट उसे असेंट दे देंगे, ठीक है। ये तो हो गए दो केसेस। अब तीसरा इसका सब एक और केस बन सकता है। क्या केस बन सकता है कि अब उसको यहाँ पर क्या सेकंड हाउस उसको होल्ड करके रख सकता है कि उसको असेंट ही ना दे, उसको पास ही ना होने दे। तो सेकंड हाउस जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, वो रिजेक्ट कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ऑर्डिनरी बिल जो है क्या वो रिजेक्ट हो सकता है, यस, ऑर्डिनरी बिल कैन बी रिजेक्टेड। और एक काम और है क्या, कोई एक्शन ही ना ले, ठीक है, नो एक्शन फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। आर्टिकल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कितने महीने का टाइम दिया है उसको, दूसरे वाले हाउस को 6 महीने का टाइम दिया है कि 6 महीने तक आप इस पर चाहे कोई एक्शन मत लो, ना उसको जो है पास करो, ना उसको रिजेक्ट करो, ना उस पर रिकमेंडेशन दो, कुछ मत करो, लेकिन मैक्सिमम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स का। और रिजेक्ट भी कर सकता है कि मुझे तो पसंद ही नहीं आया, कैंसिल, बेकार बिल है, ठीक है। सो जो आपका ऑर्डिनरी बिल है, अगर हम सिंपल देखें तो भाई इसका क्या है तरीका, 5 स्टेजेस से होके जाएगा तो ये लॉ बन जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन करना है पहले तो किसी भी हाउस में ले आओ, इधर हाउस में, ठीक है, इधर हाउस, लोकसभा में चाहे हो जाए इंट्रोडक्शन, चाहे राज्यसभा में हो जाए। फिर उसके इसके डिस्कशन बनाओ, डिस्कशन करो, इस पे 3 सब स्टेजेस हैं इसमें, जनरल डिस्कशन कर लो, कमेटी बना लो, कंसिडरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर पैसेज होगा, येस और नो। फिर अगर येस हो गया तो दूसरे हाउस में भेज दो, दूसरे हाउस में भी सेम तरीकों से आगे चलेगा, इंट्रोडक्शन होगा, डिस्कशन होगी, पैसेज होगा, ठीक है। अगर वो पैसेज कर देते हैं यानी येस कर देते हैं तो येस करने से क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा और साइन हो जाएंगे। अगर वो उसको रिकमेंड करते हैं कि भाई इसमें कुछ चेंजेस करो इसमें, और दूसरा हाउस भी मान लेता है उन चेंजेस को कि ठीक है जी हम चेंज कर लेते हैं, तो प्रेसिडेंट उस पर फिर साइन कर देंगे। अगर उनके रिकमेंडेशंस को नहीं मानते हैं तो डेडलॉक आता है, डेडलॉक आता है तो दोनों को मिलकर बात करनी पड़ती है, ज्वाइंट सिटिंग करनी पड़ती है, या फिर वो उस बिल को रिजेक्ट ही कर सकते हैं, या फिर वो हो सकता है कि कोई एक्शन ना ले 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक वो उसको अपने साथ होल्ड करके रख सकते हैं। पैसेज के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, जो प्रेजेंट है उस दिन हाउस में उनकी वोटिंग कराएंगे। हम ऐसा नहीं देखेंगे कि टोटल तो 543 है, उनकी जो आए नहीं है उनका क्या, जो आए नहीं है उनका कुछ नहीं, ठीक है, आएंगे उन लोगों का ही काउंट होगा। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग जो भी है, अगर 300 लोग आए हैं तो उनका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन जो है वो उनके सपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर ऑर्डिनरी बिल गेट्स पास्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा आता है मनी बिल। अब यहाँ पर आपका जो मनी बिल वाला टॉपिक है, मनी बिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आपने पढ़ा कि भाई मनी बिल में ऐसा मैटर होना चाहिए जो टैक्स से रिलेटेड हो, है ना, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, तो उसको आप बोलते हो मनी बिल। मनी बिल आपके आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, ठीक है। मनी बिल यहाँ पर और क्या कहता है आपका, ये जो जॉइंट सेटिंग वाला प्रोविजन है ये भी किस आर्टिकल में मेंशन है ये भी लिख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉइंट सेटिंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 108, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिल जो है इट शैल बी डीम्ड टू मनी बिल अगर उसके अंदर ओनली वो प्रोविजन हो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या क्या भाई, टैक्स से रिलेटेड, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है, कि टैक्स से रिलेटेड बात होनी चाहिए। कोई नया टैक्स लाने वाले हो, कोई पुराना टैक्स हटाने वाले हो, कोई टैक्स के अंदर ऑल्ट्रेशन या चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। गवर्नमेंट कोई बोरोइंग के लिए सोच रही है कि कुछ गवर्नमेंट के बोरोइंग के प्रोविजंस को लेके चेंजेस हैं। फंड मैनेजमेंट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया,
ये क्या होते हैं, अभी आप इतना समझ लो कि ये सब आपका एक तिजोरी है गवर्नमेंट की, ठीक है, तिजोरी है जिसके अंदर क्या है, वो पैसा रख रहा है। कौन सा पैसा रख रहा है, जो पब्लिक से उसने लिया है टैक्स के थ्रू, ठीक है। कोई और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई बातचीत है, पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड कोई बातचीत है, या फिर इन सब को छेड़खानी करता हुआ कोई और मैटर है, ठीक है। उनमें ऊपर तो लिखा नहीं कि भाई टैक्स लगाने वाले हैं हम, ठीक है, हेडिंग में नहीं लिखा, लेकिन जो उसके प्रोविजंस हैं वो कुछ ऐसे लग रहे हैं कि भाई ये तो टैक्स लाने की बातचीत चल रही है। तो ऐसे अगर पार्लियामेंट टॉपिक को घुमाने की बात करेगी तो भी पकड़ में आ जाएगी। यानी कि अगर इन प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी उन्होंने प्रोविजन बनाया है अपने बिल में तो इसका मतलब वो एक मनी बिल है। अब हमें बताएगा कौन कि ये मनी बिल है या नहीं। ऑर्डिनरी बिल तो सिंपल है, पता चली जाएगा, मनी बिल है या नहीं ये हमको बताते हैं स्पीकर, ठीक है। स्पीकर कहाँ के, लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर ही बताएंगे कि वो मनी बिल है या नहीं, और इनका फैसला, जो स्पीकर का फैसला होगा, ये फाइनल होगा और इसको कोई चैलेंज आप नहीं कर सकते हो किसी भी जुडिशियल मतलब कोर्ट में या फिर पार्लियामेंट में, कहीं भी आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। आप उन्हें नहीं बोल सकते कि अरे इसमें तो लिखा है टैक्स की, फिर आपने इसको मनी बिल नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। यानी अगर इन्होंने बोला कि मनी बिल है तो है, इन्होंने बोला मनी बिल नहीं है तो नहीं है, बस इनकी ही चलेगी इस मैटर में, ठीक है। और दूसरी खास बात यह है मनी बिल की कि ओनली इन लोकसभा आता है ये, ठीक है। ओनली इन लोकसभा का मतलब क्या है कि मनी बिल को जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा के इसके पास कोई पावर नहीं होती, राज्यसभा की बिल्कुल पावर नहीं होती मनी बिल पे, ठीक है। आगे आगे आपको और समझ में आएगा कि कैसे पावर नहीं है और क्यों नहीं है, इसका भी एक रीजन है, ओके। सो यहाँ पर अभी हम अगर जो आपका मनी बिल है इसको थोड़ा और ठीक से समझें तो जो मनी बिल है वो क्या बोल रहा है कि मनी बिल के अंदर टैक्स से रिलेटेड बात होनी चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बात होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा, नॉट इन राज्यसभा, ठीक है, नॉट इन राज्यसभा। किसकी बात कर रही हूँ मैं, इंट्रोडक्शन की, ठीक है। मतलब राज्यसभा में क्यों नहीं आ रहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई राज्यसभा में क्यों नहीं आने दे रहे मनी बिल को, लोकसभा में क्यों आने दे रहे हैं, क्योंकि ये मनी बिल किससे डील कर रहा है, टैक्स से डील कर रहा है, पब्लिक के पैसे से डील कर रहा है। और पब्लिक का पैसा तो कौन देखेगा, पब्लिक खुद देखेगी कि पब्लिक को कहाँ इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं। तो पब्लिक जो है उसने अपने लोगों को चुन के कहाँ बिठाया है, लोकसभा में बिठाया है, इलेक्टेड बॉडी है ना ये, किसको इसमें जो बंदे गए हैं वो आपने चुन के भेजे हुए हैं ना अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, राज्यसभा में क्या इलेक्टेड बंदे नहीं है, नहीं, यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बंदे होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बंदे होते हैं। तो इसका मतलब इनको तो आप नहीं जानते, इनको तो आपने नहीं चुना है, तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि वो आपके पैसे को देख ले कि वो कैसे डील होगा, उसका कितना खर्च करें कितना नहीं, वो तो इसको, इसलिए हमने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कोई भी ऐसी मनी बिल वाली पावर नहीं दी। इसलिए राज्यसभा जो है वो टैक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड यानी मनी बिल नहीं लेकर आ सकती, लेकिन लोकसभा ला सकती है क्योंकि लोकसभा के अंदर पब्लिक के ही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा मानना है और इसलिए लोकसभा में ही आता है। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा में इसको राज्यसभा रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, राज्यसभा इसको अमेंड भी नहीं कर सकती, राज्यसभा मतलब इसके अंदर कोई रिकमेंडेशन अपनी नहीं दे सकती। राज्यसभा को विद इन 14 डेज वापस देना होगा ये बिल। अब सबसे पहली बात तो क्या कह रहे हैं हम, सबसे पहले तो हम यही बोल रहे हैं कि भाई ये बिल राज्यसभा में आएगा नहीं, ये दो हाउस हैं, ठीक है, लोकसभा है और राज्यसभा है। हम बोल रहे हैं कि लोकसभा में ही आएगा मनी बिल, ठीक है, मान लो आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये मनी बिल जो है वो पास भी हो गया। अब ये मनी बिल यहाँ से पास होके कहाँ जाना चाहिए, सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में जब ये जाएगा ना तो राज्यसभा के पास क्या ऑप्शन है, वहां पे और राज्यसभा के पास बहुत सारे ऑप्शन थे ऑर्डिनरी बिल में, वो चाहे तो पास कर दे, चाहे तो रिजेक्ट कर दे, चाहे तो उसको 6 महीने तक अपने पास रखे, चाहे तो उसमें रिकमेंडेशन आ जाए तो ज्वाइंट सिटिंग कर ले। लेकिन मनी बिल तो बहुत स्पेशल है, मनी बिल में ऐसा कुछ नहीं है। मनी बिल में राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, इसको रिकमेंडेशन इसमें कुछ दे सकती है क्या कि मैं कुछ चेंजेस बता रही हूँ वो कर लो, नहीं कर सकती रिकमेंडेशन भी, ठीक है। तो इसको 6 महीने तक अपने पास रख सकती है क्या, नहीं, ठीक है, ओनली 14 डेज, ठीक है, 14 डेज का पीरियड होता है इसको, 14 डेज में ये रिटर्न करना होता है पास करके, ठीक है, 14 डेज में इसको पास करना ही पड़ता है। अगर 14 डेज पास नहीं किया तो हम मान लेंगे कि वो पास हो गया, तो इट इज डीम टू बी पास अगर वो 14 डेज में उसे रिटर्न ना करे राज्यसभा। तो राज्यसभा की ड्यूटी है कि वो 14 दिन के अंदर उसको येस बोल के भेज देनी, तो हम जबरदस्ती मान लेंगे कि वो येस ही है, ठीक है। और फिर इसके येस होने के बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसको क्या देंगे, असेंट देंगे और ये बन जाएगा एक लॉ या फिर एक्ट,
ठीक है, लॉ और एक्ट ही बन जाएगा। कौन? मनी बिल। ठीक है, तो मनी बिल के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं लोकसभा के पास। क्या होती है? ओवरराइडिंग पावर्स। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पावर्स हैं लोकसभा के पास एज कंपेयर टू राज्यसभा इन द केस ऑफ मनी बिल्स। आर्टिकल नंबर 110 में ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस भी कहाँ करते हैं? सिर्फ लोकसभा में ही करते हैं और कहीं पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और लोकसभा के अंदर जब ये बिल आता है तो ये किसने कहा है बिल लाने को? प्रेसिडेंट ने कहा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के कहने पर ही, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस पर ही मनी बिल लोकसभा में आता है। तो क्या प्रेसिडेंट इसको एसेंट देंगे ही देंगे, रख लेंगे थोड़े समय के लिए? प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते रिजेक्ट? क्योंकि उन्हीं की रिकमेंडेशन पे तो आया है बिल, है ना, रिकमेंडेशन ही उनकी थी तभी आया है। प्रेसिडेंट को कौन कहता है? पीएम। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आपने सुना भी होगा कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट काम करते हैं। फिर उनको रिकमेंड करते हैं कि मनी बिल ले आओ लोकसभा में, फिर वो मनी बिल लेके आ जाते हैं। लोकसभा में आने के बाद वो पास होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, रिकमेंड भी नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन का पीरियड के अंदर उसको हाँ बोल के वापस करना होता है। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन प्रोविजंस रिलेटेड टू योर मनी बिल। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सब चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा रिटर्न में मिल जाएंगी। आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी कि मनी बिल का क्या कॉन्सेप्ट है। और दूसरा हमने किया ऑर्डिनरी बिल। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल अच्छे से आपको समझ में आया या नहीं मुझे बताना। ये था आपका लेक्चर 1 फॉर अमेंडमेंट, मतलब आपका टाइप्स ऑफ बिल्स। ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा आपको लेक्चर 2, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट है इसका, ठीक है। अच्छा, लेक्चर 1 में हमने क्या कवर किया? लेक्चर 1 में हमने किया ऑर्डिनरी बिल्स किए और दूसरा हमने क्या किया? मनी बिल किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों ही। आर्टिकल नंबर ये कौन सा है और ये कौन सा है मुझे कमेंट में जरूर बता के जाओगे। आप लोगों का होमवर्क है कि आप कमेंट में मुझे बताओगे कि मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस, ठीक है, मनी बिल। एक तो अगर आपको कोई राइटिंग समझना है तो आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। कमेंट में क्या बताओगे कि मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजन कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है, और ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या ये आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं, समझ आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट्स में शेयर करना। अब मैं आपको मिलूंगी अगले लेक्चर में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम एंड जय हिंद एवरीबॉडी।